वी हैव स्टार्टेड विद डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कि कॉन्ट्रैक्ट को या मतलब इम्पॉसिबल है उसको परफॉर्म करना। तो सर यदि इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है तो सर वो तो वॉइड एग्रीमेंट ही हो गया, कभी वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि उसके लिए स्पेशल टर्म हम लोग क्या यूज करेंगे, वॉइड एग्रीमेंट। और यदि एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है, उसके बाद में कुछ इम्पॉसिबिलिटी हो गई तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, हमने ये भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो सर रीजंस फॉर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में हमने कल 5 चीजें देखी थी। नंबर 1 डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, नंबर 2 फेलियर ऑफ अल्टीमेट पर्पस। फेलियर ऑफ अल्टीमेट पर्पस में इफ देयर इज ओनली वन अल्टीमेट पर्पस एंड दैट हैज बीन टोल्ड टू द अदर साइड एंड दैट पर्पस फेल्स, तो फिर तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो गया। और यदि देर आर मल्टीपल पर्पसेस फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट एंड ओनली वन इज फेल्ड, रेस्ट आर इंटैक्ट, रेस्ट अभी भी किए जा सकते हैं, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। डेथ और पर्सनल कैपेसिटी इन केस द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर पर्सनल स्किल्स और इज ऑफ पर्सनल नेचर, तो और उसमें डेथ या पर्सनल इनकेपेसिटी हो जाती है प्रोफेसर की, पेंटर की, डांसर की, सिंगर की, या जो शादी करने वाला है उसकी डेथ हो जाती है, तो इन दैट केस सर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज। चेंज ऑफ लॉ सब अपने को ध्यान है। नेक्स्ट आउटब्रेक ऑफ वार, तो सर जो पहले बनाए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो गेट डिस्चार्ज ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, या तो टेम्पररी सस्पेंडेड या परमानेंटली टर्मिनेटेड हो जाते हैं। नाउ लेट्स सी द एक्सेप्शंस कि सर इन केसेस में इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का बहाना नहीं मारा जा सकता, आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना ही पड़ेगा। सो इन द फॉलोइंग केसेस the concept of supervening या subsequent impossibility does not apply। इन केसेस में subsequent impossibility apply नहीं करती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। सबसे पहले 2 पॉइंट्स है डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस एंड कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी या हार्डशिप। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस, दिया जैन पढ़ना स्टार्ट कर भाई। डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस, दिया यू आर नॉट ऑडिबल, कहाँ चले गए? चलिए कोई बात नहीं, मैं पढ़ता हूँ। डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस, व्हेन नहीं परफॉर्मेंस पढ़ ऑफ लो। कॉन्ट्रैक्ट, क्या हुआ देव पढ़ेगा? पढ़ ले भाई। Difficulty in performance when performance of contract becomes difficult due to happening of some events. In such cases, contract is not discharged. देखो Example, सुनना मेरी बात, कि सर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना डिफिकल्ट हो गया है का मतलब ये नहीं होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना डिफिकल्ट हो गया है का ये मतलब नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया है। एग्जाम्पल देखते हैं। देव की एक कंपनी थी जो कि कोल सप्लाई करती थी। देव की एक कंपनी थी जो कि कोयला सप्लाई करती थी, और एक दूसरी कंपनी को ऑन अ रेगुलर बेसिस कोयले की जरूरत पड़ती थी, हर थोड़े टाइम में कोयले की जरूरत पड़ती थी अपने किसी प्रोडक्शन पर्पसेस के लिए। तो देव देव ने और इस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट, इस कंपनी ने एक दिन ऑफर निकाला कि मेरे को कम से कम 10,000 केजी कोयला चाहिए। ठीक है, देव ने कहा ओके, ऑफर एक्सेप्टेड, मैं आपको 11 रुपीज पर केजी से ये कोयला सप्लाई कर दूंगा। ठीक है, कंपनी ने मान लिया, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अभी देव ने जो 11 रुपीज पर केजी की रेट सप्लाई की थी, क्योंकि देव को पता था कि उसके फैक्ट्री के बिल्कुल पास में एक कोयले की खदान है जिसमें से कोयला निकलता है, वहां से लाऊंगा और यहां सप्लाई करूंगा, तो सर 11 रुपीज पर केजी में काम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये एक प्राइवेट खदान थी, प्राइवेट कोलियारी थी। ठीक है, अब क्या हुआ, सरकार ने क्या किया कि इस प्राइवेट कोलियारी, मतलब किसी रीजन से ये प्राइवेट कोलियारी बंद हो गई। ठीक है, लेकिन पास में ही दूसरी कोलियारी एक और थी जो कि गवर्नमेंट कोलियारी थी। ठीक है सर,
वो है ना, ये खदान तो थी मान लो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, ये खदान थी 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। तो सर अब है ना, देव के लिए डिफिकल्ट था कि पहले तो 5 किलोमीटर से ही सामान आ जा रहा था, तो इतनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगती थी, लेकिन है ना, अब 50 किलोमीटर दूर से आ रहा है, तो सर डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस तो है, लेकिन इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, अभी भी परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। तो देव ये नहीं कह सकता कि पहले मेरे लिए इजी था अब डिफिकल्ट हो गया तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो गया, नहीं, वो ये बहाना नहीं मार सकता है। उसको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना ही पड़ेगा, ये 10,000 किलो कहाँ से लाके देना पड़ेगा, भले ही 50 किलोमीटर दूर से लाके देना पड़ेगा, पर लाके देना पड़ेगा, ठीक है। अब अ, तो डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस, इसी लाइन पे एक और एग्जाम्पल है, सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल है, वो भी पढ़ लेते हैं, देव पढ़ना इसको। Example, X agreed to supply coal within a specified time. He failed to supply in time because of government's restrictions on transport of coal from कोलियरी। collieries. Here, X will not be discharged because the coal was available in the open market from where X could have obtained. अच्छा, इस एग्जाम्पल में क्या है कि सर गवर्नमेंट ने कोयले की खदानों में से कोयला निकालने पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो सर भले डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस है, नहीं सुनना, लेकिन सर ओपन मार्केट में तो कोयला अवेलेबल है ना, जो कहीं और से आके बिक रहा है, इन खदानों में से नहीं तो क्या कहीं और से आके बिक रहा है, तो भले ही डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस है, लेकिन परफॉर्मेंस अभी भी पॉसिबल है, इसलिए ये बहाना नहीं मार सकता क्या कि मेरे लिए इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो गई, ऐसा नहीं कर सकता, डिफिकल्टी है तो भी परफॉर्मेंस तो देना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू है कि सर यहां पर एक्सक्यूज नहीं लिया जा सकता when there is commercial impossibility or hardship, when there is commercial impossibility or hardship। देखो सर एक्स ने वाई को नवंबर में 5,000 kg दाल की, कोई एक पर्टिकुलर दाल मान लो, काली दाल या मूंग की दाल, कुछ भी पकड़ लो, सप्लाई करने का वादा किया एट द रेट ₹50 पर केजी, ठीक है। अभी क्या हुआ, मार्केट में दाल उस समय, जिस समय नवंबर में इसने सप्लाई करने की बात की थी, उससे बहुत थोड़ा सा पहले वही वाली मूंग दाल पहुंच गई ₹70 पर केजी। तो सर यदि ये 70 में खरीद के और 50 में सप्लाई करने वाला कॉन्ट्रैक्ट पूरा करता, तो सर कमर्शियली वायबल नहीं होता, कमर्शियली इसको लॉस हो रहा होता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुमको लॉस हो रहा है तो तुम कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करोगे, तुमको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। कमर्शियल हार्डशिप का मतलब सर उसमें लॉस हो रही है, लॉस हो रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि है ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं सप्लाई करूंगा। यदि आपने ऐसा किया तो फिर वो क्या हो जाएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ऑन पार्ट ऑफ एक्स, फिर वाई इससे डैमेजेस वसूलेगा, वो एक सेपरेट बात है, वो हम डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। बट कमर्शियल हार्डशिप के कारण आप ये नहीं बोल सकते कि इम्पॉसिबल हो गया है मेरे लिए परफॉर्म करना, आपके लिए कमर्शियली वायबल नहीं रहा है, लेकिन आप परफॉर्म कर सकते हो, इसलिए आपको परफॉर्मेंस देना है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। झील क्या हुआ? सर कोई भी अपना लॉस करके कोई भी आइटम नहीं बेचता ना। तो बेटा तेरे को किसने, पागल कुत्ते ने काटा था क्या कि है ना, पहले से ही ₹50 पर केजी के हिसाब से तुमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, कहीं ना कहीं तो तुमने, मतलब तेरे को, मतलब मिस्टर एक्स को, हाँ खुद को मत समझ लेना, तो मतलब कहने का ये, तुमको किसने कहा था ₹50 पर केजी के हिसाब से सप्लाई करने का, किसी ने नहीं बोला था, तुमने खुद ने आगे होके अपनी फ्री कंसेंट से ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है मिस्टर वाई के साथ में। तो जब आपने फ्री कंसेंट के साथ में बनाया है, आपने कुछ सोच के बनाया होगा, आपने सोचा होगा कि दाल उस समय ₹45 केजी चल रही होगी, ₹5 पर केजी का मेरे को मार्जिन मिल जाएगा, तो मैं 50 में सप्लाई कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक है। तो सर अब आपका अनुमान गलत पड़ गया है, तो इसके लिए दूसरा क्यों भुगते भाई, ठीक है, इसलिए आप भी तो गलती पे हो कि आपने गलत अनुमान लगाया, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा करना ही पड़ेगा। कमर्शियल हार्डशिप कैनॉट बी टेकन एज एन एक्सक्यूज टुवर्ड्स इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जील पॉइंट समझ में आया? सर बट उसको थोड़ी मालूम था ये प्राइस इंक्रीज होने वाली है 270। तो तेरे को वो किसने तो कहा अपना था दाल प्रॉफिट। बेचने का कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए? सॉरी। तेरे को मतलब मिस्टर एक्स को किसने बोला था कि जाओ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ? फ्री कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनाया ना?
हाँ सर, बट उसने तो 45 रुपीज पर केजी के बेसिस पे बनाया था ना, तो अभी प्राइस इंक्रीज हो गई है, तो उसकी हाँ थोड़ी गलती है, उसको थोड़ी मालूम था कि प्राइस बढ़ने वाला है 1 महीने में, वो बनाता ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, तो नहीं बनाता, अब बना लिया तो पूरा करो। और लॉस करके कौन अपना लॉस में भी नुकसान। सप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? लॉस में भी सप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट नीड्स टू बी ऑनर्ड। सर आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बट नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग। तू अपने आप को एक्स से इमोशनली कनेक्ट मत कर, ठीक है? सर ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसे जनरली सोचूं कि अगर मैं 45 के बेसिस पे अगर कॉन्ट्रैक्ट बना यदि रही तू हूँ तो मना अभी करेगी प्राइस। तो क्या होगा, सुनना। मान लो झील ने देव को, यही सेम एग्जाम्पल, 50 रुपए में दाल सप्लाई करने का वादा किया, कितनी, 5,000 किलो दाल, ठीक है? और जिस समय सप्लाई करना था उस समय वो दाल हो गई 70 रुपए किलो की, ठीक है? ये अब झील ने मना कर दिया, भाई मेरे को लॉस हो रहा है, मैं तो सप्लाई नहीं कर सकती। कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी बन चुका है। यदि झील ने मना किया तो देव या तो बोलेगा भाई मैं अभी भी वेट कर लेता हूँ, नेक्स्ट 7 दिन और हैं, तू सप्लाई करना चाहे तो कर दे, या तो ऐसा, या फिर ये क्या करेगा कि सर ओपन मार्केट से 5,000 किलो दाल खरीदेगा। ओपन मार्केट से 5,000 किलो दाल क्या रेट पे खरीदेगा, मैंने रेट आपको बताई दी है कि सर 70 रुपीज पर केजी में दाल मिलने वाली है। यानी कि इसको प्रति किलो कितने रुपए का नुकसान हो गया, प्रति किलो 70 - 50, दैट मीन्स 20 रुपीज का नुकसान हो गया। यानी इसको टोटल लॉस कितना हो गया, 5 × 2 = 10, 1 2 3 4, 1 लाख रुपए का टोटल नुकसान देव को तेरे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने के कारण हुआ। वो ये तेरे से वसूलने का हक रखता है। या तो कान ऐसे पकड़ ले या वैसे पकड़ ले, कान तो पकड़ना ही पड़ेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? शेयर में भी तो अपन जब किसी को शेयर बेचने की बात करते हैं, अगले दिन उसकी प्राइस बढ़ जाती है या घट जाती है, तो क्या अपन बेचने से मना कर सकते हैं? नहीं, वो ऑर्डर ऑलरेडी लग चुका है, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, ठीक है? अपन मना नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉमिस तो प्रॉमिस होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल। यदि तूने उसको मानने से मना कर दिया, वो कोर्ट में जाके एनफोर्स करा सकता है, ठीक है? इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बहुत सोच समझ के बनाना। चलिए, ऐसे ही आनंद फानन में मत बना लेना, कल को दिक्कत में आ जाओगे। सो कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी और हार्डशिप कैन नॉट बी टेकन एज एन एक्सक्यूज टुवर्ड्स इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। लॉस खाके भी पूरा करना है तो करना पड़ेगा, ठीक है? पढ़ भाई देव। Commercial impossibility hardship. A commercial hardship is not an impossibility and therefore does not discharge the contract. Commercial hardship arises due to changes in price, which makes contract expensive or unprofitable but not impossible. ठीक है, एग्जाम्पल पढ़। X, a furniture manufacturer, agreed to supply certain furniture to Y at an agreed rate. Afterwards, there is a sharp increase in the rates of the timber and rates of wages. Since it was no longer profitable to supply at agreed rate, X did not supply. X will not be discharged on the ground of commercial impossibility. एक्स को डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, और कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से यदि मना कर रहे हो तो आपसे डैमेजेस वसूले जाएंगे। आप ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो गया था इसलिए मैं नहीं कर सकता। अरे कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी या हार्डशिप कैन नॉट बी टेकन एज एन एक्सक्यूज। देखो एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन और भी फॉर्मेट में आ सकते हैं, तुमको ये पॉइंट स्ट्राइक होना चाहिए। जैसे कि मान लो हमारा देव सीए बन गया, सीए बनने के बाद माँ बाप को जो भी वो एक वो होता है ना, वो होने लग गया, तो देव की शादी है हमारे, ठीक है? देव की शादी है तो देव ने किससे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया? देव ने एक फूल की वो क्या वो सजाते हैं ना मंडप मंडप, उससे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। उसने रेट कोट करी कि ये डिटेल्स, इतने गुलाब के लगाऊंगा, इतने गेंदे के फूल लगाऊंगा, इतने ये फूल लगाऊंगा, पूरा एक डिटेल के साथ में 50,000 रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अभी उस दिन क्या हुआ, जिस दिन फूल आने वाले थे ना, बेचारे फूल वाले को ध्यान ही नहीं रहा कि उस दिन 14 फेब है, ठीक है? मतलब बहुत ही उसने भयंकर गलती कर दी, ठीक है? 14 फेब को फूलों की कमी वैसे ही हो जाती है। या फिर ये मान लो कि उस दिन फूलों की प्राइस किसी कारण से, बहुत सारी शादियां थी तो बढ़ गई, तो अब क्या वो मना कर सकता है, साहब मेरे को फूल ही 60,000 रुपए के पड़ रहे हैं, लगाई 10,000 रुपए की और पड़ रही है, तो मैं तो नहीं लगा सकता, ठीक है? तो
देव क्या है, या तो पूरा कर या फिर मतलब उस स्कूल वाले को बोलेगा या तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर या फिर कहीं और से लगवा रहा हूँ। ये सेम चीज मैंने उस दिन 70,000 रुपीज में कहीं और से लगवाई है, तो तू 20,000 रुपीज का लॉस बेयर विद कर, ला पैसे दे इतने फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो किसी भी फॉर्मेट में ये पॉइंट आ सकता है, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी या हार्डशिप में। तो सर आपको याद रहना चाहिए कि दैट कैनॉट बी टेकन एज एन एक्सक्यूज टुवर्ड्स इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, स्ट्राइक्स या लॉकआउट। ये थोड़ा सा क्या है ना, मतलब जिसे बोलते हैं ना, ऐसा पॉइंट है जो मतलब जिसपे बहुत डिस्कशन किया जा सकता है। इस पे दोनों तरफ, पॉजिटिव्स में भी और नेगेटिव्स में भी, इसके सपोर्ट में भी और इसके अपोजिट भी आते हैं कि सर स्ट्राइक और लॉकआउट हो गया तो कोई कैसे करेगा वगैरह वगैरह। पर यहाँ जो लिखा है अपने को वही मानते हुए आगे चलना है। स्ट्राइक्स या लॉकआउट्स के बारे में पढ़ो, दैट व्हाई स्ट्राइक, मतलब स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स can they be taken as an excuse towards impossibility of performance, or can they not be taken as an excuse? पढ़ भाई। Strikes, lockouts, etc. Strikes, lockouts doesn't terminate the contract, but where contracts provide so, it shall comes to an end. देखो, जहां पर दो जने कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, ठीक है, और उसमें उन्होंने स्ट्राइक या लॉकआउट के बारे में कुछ नहीं लिखा है, स्ट्राइक या लॉकआउट के बारे में कुछ नहीं लिखा है, अपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया है। और मान लो यदि एक्स ने वाई को 5,000 पेयर ऑफ शूज सप्लाई करने का वादा किया था एक पर्टिकुलर डेट पे, और इन्होंने एक्स और वाई ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्राइक और लॉकआउट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो सर भले ही इसकी फैक्ट्री में स्ट्राइक या लॉकआउट हो जाता है, he cannot take it as an excuse towards no impossibility of performance कि यार मेरी फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई है इसलिए मैं तेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाऊंगा तेरे साथ बनाया हुआ। ऐसा नहीं किया जा सकता। हाँ, स्ट्राइक और लॉकआउट को एज एन एक्सक्यूज तब यूज किया जा सकता है टुवर्ड्स इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जब पार्टीज ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ इस बारे में मेंशन किया है कि यदि किसी भी पार्टी के फैक्ट्री या प्रेमाइसेस में स्ट्राइक या लॉकआउट हो गया है तो फिर इट कैन बी टेकन एज एन एक्सक्यूज, तो फिर इट कैन डेफिनेटली बी टेकन एज एन एक्सक्यूज टुवर्ड्स इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। बाय डिफॉल्ट इट कैनॉट बी टेकन एज एन एक्सक्यूज। तो तुमको ये सब चीजें क्यों पढ़ाई जा रही हैं, झील इधर ध्यान दे, तुमको ये सब चीजें क्यों पढ़ाई जा रही हैं? तुमको ये सब चीजें इसलिए पढ़ाई जा रही हैं ताकि जब तुम कॉन्ट्रैक्ट बनाओ अपनी फर्म के बिहाफ पे, अपनी कंपनी के बिहाफ पे, सीए का रोल केवल अकाउंट चाटना नहीं होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब अकाउंट चाटेंगे, ऐसा नहीं होता है। तुमको हर चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, तुमको मैनेजरियल पोजीशन पे लगाया जाएगा जहां पर तुमको अपनी कंपनी या अपनी एलएलपी या जो भी चीज है उसके लिए तुमको कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनल करने पड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स ड्राफ्ट भी करने पड़ सकते हैं यदि छोटी फर्म में चले गए तो इसीलिए पढ़ाए जा रहे हैं। तो सर ध्यान देना पड़ेगा, 18 साल से कम के जने के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना है, वो साउंड माइंड के पर्सन के साथ में बनाना है। ठीक है, तो ये सब बातें सर, यदि कोई प्रोडक्शन हाउस में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट लगे और वहां पर मैनेजरियल पोजीशन लगी है और कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो लिख देना कि सर यदि स्ट्राइक और लॉकआउट हो गई तो फिर हम भले ही टाइम पे सप्लाई नहीं कर पाएंगे या इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होगी तो हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे, ऐसा लिखोगे तो बचोगे। ठीक है, हाँ भाई किसको डाउट है? रिया बोल। सर ये कॉन्सेप्ट इतना बराबर नहीं समझा। अच्छा रिया, स्ट्राइक क्या होता है? स्ट्राइक्स लगाना, बंद कर देना वो चीज पूरी टाइम के लिए। मतलब रिया की एक फैक्ट्री है, देखो रिया मैडम की एक फैक्ट्री है, ठीक है, रिया में बहुत एटीट्यूड है, मानते हैं, हाँ असली में नहीं हो, हम मान लेते हैं रिया में एटीट्यूड है। इस झील, तेरे फिंगर्स है ना, जब अपन यूं करते हैं ना तो चार अपनी तरफ होती हैं, ये बात ध्यान रखना, इसलिए ऐसे नहीं करना। ठीक है, हाँ ऐसे भी कर दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आ जाओ। रिया में मान लो एटीट्यूड है, एक फैक्ट्री वर्कर को इसने थप्पड़ लगा दिया है, सारे के सारे फैक्ट्री वर्कर्स ने क्या कर दिया? स्ट्राइक कर दी। इस कारण रिया की फैक्ट्री में प्रोडक्शन हॉल्ट हो गया, स्ट्राइक या लॉकआउट हो गया। बात समझ आ गई रिया? ठीक है,
यदि रिया ने किसी सप्लाई मतलब किसी परचेजर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त अपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा है कि स्ट्राइक या लॉकआउट में मैं आपको सप्लाई नहीं दे पाऊंगी, तब तो भले ही इसकी फैक्ट्री में स्ट्राइक या लॉकआउट हो जाए, इससे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा, इसे कैसे भी सप्लाई करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि सर जब भी आप किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, जब भी आप किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, तब आप उसमें लिख देवें कि मेरी कंपनी में यदि स्ट्राइक या लॉकआउट हो जाए तो उस केस में मैं इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मान के उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर लेंगे। ठीक है, तब तो बच जाओगे, अदरवाइज नहीं बच पाओगे। अदरवाइज स्ट्राइक और लॉकआउट के बारे में यदि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मेंशन नहीं कर रखा है तो फिर स्ट्राइक या लॉकआउट में कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मेंशन नहीं कर रखा है इस बारे में, तो यदि स्ट्राइक हो गई तो तुम उसे एक्सक्यूज नहीं ले पाओगे टुवर्ड्स इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ऐसे तो कोई अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पा रहा है, वो क्या कहेगा, अपने एम्प्लॉइज को बोलेगा जाओ रे स्ट्राइक कर दो, ठीक है, ताकि कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करना पड़े। ठीक है, तो इसका मिसयूज होने लग जाएगा। तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट यदि स्ट्राइक या लॉकआउट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट को इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के लिए मतलब स्ट्राइक या लॉकआउट का बहाना नहीं मारा जा सकता है। रिया, आई होप तेरे को समझ में आ गया। ठीक है, झील बोल। सर अगर बोला है कि 500 शूज का हमें ये करना है, हाँ, प्रोडक्शन करना है, तो सर विदाउट लेबर कैसे होगा? इसीलिए लेबर को झापड़ नहीं मारना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए। ठीक है, सर या को समझाओ। देख, नो पर्सनल कमेंट्स, वो तुम आपस में है ना, जब एक दूसरे के सामने अकेले हो ना, सड़क पे खूब लड़ लेना। मेरी क्लास को अपनी लड़ाई का मैदान मत बनाओ। चलो नेक्स्ट, एक्स। तो सर बिना लेबर के प्रोडक्शन कैसे होगा? सर आप कहीं से भी लाओ, आप भाड़े की लेबर लाओ, आप कुछ भी करो, कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो या तो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करते वक्त उसमें लिखो कि है ना स्ट्राइक या लॉकआउट में हम इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो सकता है। ठीक है, या फिर मजे करो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए डैमेजेस पे करो। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट। हाँ जी बोल। और अगर सारे मतलब होता है ना, ऐसे सब ऑटो वाले स्ट्राइक पे चले जाते हैं, तो ऐसे हाँ, सारे ही लेबर स्ट्राइक पे चले गए तो वो किसको भागे पे लेगा? कैसे 2 दिन में सबको सिखाएगा सब काम, और फिर कैसे वो लोग करेंगे? एंटरप्रेन्योर बनना आसान काम नहीं होता है जी, ध्यान रखना। ये जो तुम देख रहे हो ना, कौन सी, फ्लिपकार्ट की स्टोरी या फिर अमेजन की स्टोरी या फिर फिजिक्स वाला की स्टोरी या फिर बायजूस की स्टोरी जो अब डूबने के कगार पे आ चुका है एकदम। ठीक है, ये सब है ना, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज बनी है। इतने सारे लोग तो दिखे भी नहीं है जिन्होंने कोशिश किया है कुछ बनाने का, ये कुछ ही जने हैं। ठीक है, तो सर ये अब कहाँ जाएगा कैसे जाएगा इज नन ऑफ आवर कंसर्न, कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पूरा करना है मतलब करना है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, इसमें एक केस लॉ है, जेकब्स वर्सेस क्रेडिट लियोनाइस। ये लैंडमार्क केस तो नहीं है बट मतलब इसको पढ़ा जा सकता है एक बार, आइए पढ़ते हैं इसको। ठीक है, कहाँ चला गया देव? हाँ, X agreed to supply to Y certain goods to be imported from Algeria. The goods could not be imported due to riots in that country. It was held that his was no excuse for non-performance of the contract. Jacob versus Credit. ठीक है, ये देखो, एक तो मैंने फैक्ट्री का एग्जांपल ले लिया, एक ये एग्जांपल और ले लिया। क्या? एक्स एग्रीड टू सप्लाई टू वाई सर्टेन गुड्स टू बी इंपोर्टेड फ्रॉम अल्जीरिया। ठीक है, एक्स ने क्या वादा किया वाई से कि मैं आपके लिए अल्जीरिया से कुछ गुड्स लाऊंगा और उसे आपको सप्लाई करूंगा, मतलब इंपोर्ट करूंगा और सप्लाई करूंगा। ठीक है, अभी अल्जीरिया में स्ट्राइक या लॉकआउट हो गया, दिस कैनॉट बी टेकन एज एन एक्सक्यूज टुवर्ड्स इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। यदि तुम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो बेटा तो तुम्हारा दिमाग तेज होना चाहिए कि उस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिख दें कि किसी भी कारण से फलानी कंट्री में जहां से आपका माल इंपोर्ट हो रहा है वहां स्ट्राइक या लॉकआउट हो गया तो हम इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मान के कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कर देंगे। इतना दिमाग तुम में होना चाहिए, अदरवाइज तुम फंस जाओगे, क्योंकि इंपोर्ट छोटी मोटी चीजों का नहीं, महंगी महंगी चीजों का भी होता है। ठीक है, तो चलिए, मंशा क्या हुआ बेटा?
और अगर ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी वो पर्सन अगर वो गुड्स नहीं दे पाया तो क्या करेंगे? देखो ऐसा होता है, स्ट्राइक और लॉकआउट और नेचुरल कैलामिटी में फर्क होता है, ये बात तो समझ रही है? ठीक है, स्ट्राइक और लॉकआउट तो मैन मैन मेड इवेंट है और नेचुरल कैलामिटी अलग इवेंट है। और फिर भी आप देखो आजकल क्या होने लग गया है, आरबीआई ने एक तुम में से ऑलमोस्ट सबके मम्मी पापा ने बैंक में लॉकर खोला हुआ होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि घर पे चीजें सेफ नहीं रहती होंगी तो उनको बैंक में जाके रख देते होंगे अपने वैल्यूएबल आइटम्स को लॉकर में। ठीक है, तो सर आरबीआई ये सारे मतलब सॉरी बैंक ने मान लो आपके जो पेरेंट्स है उनके साथ में जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसमें एक क्लॉज डलवा दिया कि हम एक्ट ऑफ गॉड के लिए हम लोग रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड मतलब यही बारिश तूफान ये वो फलान, ऐसे जो इवेंट्स जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं उनके कारण यदि हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का दावा किया जा सकता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे पार्ट पे नहीं होगा यदि एक्ट ऑफ गॉड के कारण हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो। बात समझ में आ गई? टर्म क्या यूज लोगे मंशा? एक्ट ऑफ गॉड। इस पे पूरी एक फिल्म बनी हुई है एक्ट ऑफ गॉड वर्ड के ऊपर, तुम लोगों ने देखी है? My God. अरे अभी वो उसका पार्ट 2 आया है ना, मुझे को ध्यान नहीं आ रहा नाम उसका। ओ माय गॉड, हाँ Oh my ओ God. माय गॉड। ओएमजी 1 जो है ना दैट इज कंप्लीटली अ मूवी विच इज ऑन एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये वर्ड एक्ट ऑफ गॉड काम लिया है। तो आप लिखो अपने कॉन्ट्रैक्ट में सेफ हो, ठीक है, कि एक्ट ऑफ गॉड के कारण हम अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो हम सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख लो, लिखो लिखो जितनी पॉसिबिलिटीज ड्राफ्ट करते हुए अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकते हो लिखा करो। तुमको मैंने एक इतनी अच्छी बात बताई थी कि है ना, मान लो एक्स और वाई के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसको लेके कोई लड़ाई होने की संभावना है, कोर्ट में जाके 20 साल तक पागल होना है क्या? और रिजल्ट निकलेगा उसका कोई मतलब भी नहीं रहेगा, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि तो आप लोग क्या करोगे, समझदार हो तो अपने यहाँ पर पहले आर्बिट्रेशन क्लॉज डालोगे। आर्बिट्रेशन क्लॉज, कोर्ट के बाहर एक आदमी को जज जैसे बिठाएंगे, आर्बिट्रेटर जैसे बिठाएंगे जो हम दोनों को सुनेगा और हमारे मैटर में डिसीजन दे देगा। इसमें कितना टाइम लग जाएगा? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, खींच लो बड़ा मैटर हो तो भी 1 साल, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। कौन 20 साल वेट करेगा भाई? ठीक है, इतना खर्चा यहाँ हो जाएगा, उससे बहुत फ्रैक्शन अमाउंट में यहाँ पर निपट जाओगे आर्बिट्रेशन में। तो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करते समय मुझे याद करना कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है तुमको। ठीक है, चलिए, तुम घर भी खरीद रहे हो तो तुम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, तुम सीए बनने के बाद में कहीं जॉब भी ज्वाइन कर रहे हो तो तुम उसके साथ में ऑफर लेटर साइन करके एज अ सीए तुम उस फर्म के साथ में अपॉइंटमेंट कर रहे हो तो आपका उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। वो तुम्हारे पे अनवांटेड रेस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि उसने तुम्हें सर्विस दी, ठीक है, तो वो तुम्हारे पे बिल्कुल वैलिड रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। अपन पढ़ के आए हैं कि तुम कहीं और जाके काम नहीं करोगे, तुम अपने पर्सनल लेवल पे जोधपुर या मुंबई के 20 किलोमीटर के दायरे में प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये सब हमने पढ़ रखा है। ये तो हो गए वैलिड रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन यदि वो ऐसा बोलता है हमारी फर्म से छोड़ने के बाद में आप 25 साल तक मुंबई में काम नहीं करोगे, ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन थोड़ी हुआ, ये तो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हुआ। फ्लाइट हॉस्टेस को यदि कोई बोल देता है कि जब तक आप हमारे यहाँ पर हो तब तक आप मैरिज नहीं करोगे, ठीक है, दिस इज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, हेंस इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा है अपन ने, तो वो बाकायदा जाके कर सकती है शादी, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो ये सब बातें ध्यान रखनी है। हम क्या पढ़ रहे थे, किन चीजों को इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के लिए एक्सक्यूज जैसे यूज नहीं किया जा सकता। नंबर 1 डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस, नंबर 2 कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी और हार्डशिप, नंबर 3 देव हंसी क्यों आ रही है? क्या यार देव, अकेले हंसने से पाप लगता है, ध्यान रखना। नंबर 3 स्ट्राइक या लॉकआउट, ठीक है, स्ट्राइक और लॉकआउट। नंबर 4 पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी। आइए पढ़ते हैं पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी। अरे ये तो मैं पॉइंट ऑलरेडी समझा चुका हूं, वो किंग की सेरेमनी के लिए कल हमारे शरीन जॉन ने
बोट किराए पे ली थी या नहीं ली थी, ठीक है। ये नदी का किनारा है शहर के साइड में, ठीक है, ये शहर बसा हुआ है। यदि बोट शिरीन जॉन ने बोट वाले से किराए पे ली थी, ठीक है, उसका एक ही मकसद था कि यहाँ पर बैठ के किंग की ताजपोशी देखनी है, सेरेमनी देखनी है, और वो बोट वाले को बताई हुई है, ठीक है। तो और वो कैंसिल हो जाती है किंग की सेरेमनी, तो फिर ये तो फुली इम्पॉसिबल हो गया, इसलिए डिस्चार्ज ड्यू टू सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो गया। लेकिन यदि बोट लेने के दो रीजंस थे, एक तो किंग का सेरेमनी देखना, दूसरा ये इसके चारों तरफ से घूम के शहर को देखना, तो सर एक कैंसिल हुआ है तो भी दूसरा तो जिंदा है ना, पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी हुई है, कंप्लीट इम्पॉसिबिलिटी नहीं हुई है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। एग्जैक्टली वो ही वाला पॉइंट है, ठीक है, समझाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। when the contract is made for several purposes, more than one purposes, failure of one of them does not terminate the entire contract. If all of them fails or completely fails, then impossibility of performance. Next आ जाओ, default of third party, default of third party, पढ़ भाई इसको। Performance of contract depends upon third person. Such contract doesn't get discharged due to default by third party. When performance of contract depends upon third person, such contract doesn't get discharged due to default by third party. देखो एग्जाम्पल भी पढ़ ले भाई, फिर ही समझाता हूँ। X entered into a contract with Y for the sale of goods to be manufactured by Z. A manufacturer of those goods, Z, did not manufacture those goods. X will not be discharged and will be liable to Y for damages. सर बहुत सिंपल सी बात है, X और Y के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना, क्या कि एक पर्टिकुलर ब्रांड, मान लो मिस्टर जेड एक कोई पर्टिकुलर टाइप के शूज बनाते हैं, वैसे शूज इनको सप्लाई करेगा, ठीक है। अब एक्स ने जेड के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाया, एक्स ने जेड के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि आप मुझे माल सप्लाई करेंगे, ठीक है। आप सर उस बेसिस पे इसने यहाँ पर वादा किया कि मैं आपको जेड के बनाए हुए जूते या जो भी सामान है वो सप्लाई करूंगा, ठीक है। लेकिन मिस्टर देखो, ये तो हो गया फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट और ये हो गया सेकंड सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यदि जेड ने इसमें परफॉर्म नहीं किया है तो इस वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो मिस्टर जेड इज द थर्ड पार्टी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में हो रहा है, एक्स और वाई के बीच में। इधर मिस्टर जेड इज द थर्ड पार्टी, ही इज नॉट अ पार्टी टू दिस कॉन्ट्रैक्ट, टू दिस फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सर जेड ने यदि परफॉर्मेंस नहीं दिया, थर्ड पार्टी ने परफॉर्मेंस नहीं दिया, that cannot be taken as an excuse towards impossibility of performance, और इसे यहाँ पर damages पे करने ही पड़ेंगे, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। तो सर ये 5 जगह हैं जहां पर you cannot take the excuse of impossibility of performance। इन पांचों पे या तो एक सिंगल क्वेश्चन आ सकता है कि explain the cases where impossibility of performance या supervening impossibility का excuse नहीं लिया जा सकता, state the exceptions to impossibility of performance, यानी कि वहां पर impossibility of performance का excuse नहीं लिया जा सकता। या फिर इन पांचों में से किसी पे भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देकर आपसे पूछा जा सकता है कि सर अब बताइए इसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, तो आपको ये सब याद होना चाहिए। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में से इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी किन किन 4-5 जगहों पर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का एक्सक्यूज लिया जा सकता है और किन जगहों पर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का एक्सक्यूज नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। और कब आएगा टिप्स पे, जब आज ही अभी क्लास खत्म होने के बाद में आप लोग इनके शॉर्ट पॉइंटर्स हाथों हाथ, कितना टाइम लगेगा तुम खुद बताओ, केवल मेन पॉइंटर्स बनाने में, लिखने में या चार्ट बनाने में हार्डली 5 to 10 मिनट्स। हाथों हाथ करोगे तो इतना ही लगेगा, बाद में करोगे तो आधा घंटा लगेगा, ठीक है। चलो रिया बोल क्या हुआ। सर एक जनरल डाउट है
कि ये हमने जो एक्सेप्शंस पढ़े वो एक्सेप्शंस उसके है ना जिसमें हम टर्मिनेट नहीं कर सकते। यस, पूरी राम, बिल्कुल सही, पूरी राम कहानी खत्म हो गई। अब तू पूछती है राम कौन है सर, थोड़ा जनरल डाउट है। सॉरी, थोड़ा कंफ्यूज हो। ऐसा मत कर रिया, ठीक है, ऐसा मत कर। चलो, अब क्या है, अब क्या है, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद में केस इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी के कुछ केसेस हैं। इफेक्ट ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है, ये टेबल्स में आपको थोड़ा सा बाद में देखूंगा। एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, ये जो टेबल्स वाला पार्ट है, ये थोड़ा बाद में देखते हैं। इफेक्ट्स ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शंस भी पढ़ लिए, खत्म कर लिया, यानी कहाँ कहाँ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी यूज ली जा सकती है टुवर्ड्स डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।